नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा इस सत्र के लिए जो लेखा शास्त्र का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको हल करने वाले हैं। तो आप ये पूरी क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है और कितने अंक मॉडल परीक्षा में आएंगे। देखिए, जो प्रश्न संख्या 12 तक है वो हमने पिछली क्लास में हल कर लिया है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें और वो वीडियो देखें और क्लास को अटेंड करें ताकि आपके आगे के प्रश्न है वो समझ में आ जाए। तो उसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखें। आज हम प्रश्न संख्या 13 से हल करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में लिखा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से चंदे की राशि 31/3/2019 को बनाए जाने वाले आय व्यय खाता व चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए कि जो 31/3/19 को जो प्राप्त चंदा है वो 2,25,000 रुपये, यानी चालू वर्ष में जो प्राप्त चंदा है वो 2,25,000 है, जिसमें से 15,000 रुपये 17-18 का है, 18-19 का 2 लाख रुपये और 19-20 का 10,000 रुपये है। ठीक है। नीचे लिखा है संस्था में 1800 सदस्य है, जिसमें 150 रुपये वार्षिक चंदा लिया जाता है। 31 मार्च 2018 को बकाया चंदा 21,000 रुपये था। देखिए कि 1800 सदस्यों का 150 रुपये के हिसाब से जो चंदा बनता है वो नीचे देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि चालू वर्ष का चंदा बराबर 1800 गुणा 150 बराबर 2,70,000 रुपये होते हैं। तो चालू वर्ष का जो चंदा है वो 2,70,000 रुपये प्राप्त होना था, लेकिन नीचे लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि 2018-19 के लिए हमें 2 लाख रुपये ही चंदा प्राप्त हुआ है, तो 70,000 रुपये हमारे बाकी है। 70,000 रुपये हमारे बाकी है। तो इसको हम आय व्यय खाते और चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाएंगे, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने इसके उत्तर को लिख रखा है, हल कर रखा है। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बनाएंगे और इसका प्रारूप हमने बना दिया। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। जो चंदा होता है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आय होती है, तो इसको इनकम साइड में हम बाई साइड में लिखें, क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपये, क्योंकि चालू वर्ष में कितना प्राप्त हुआ 18-19 में 2 लाख रुपये पर्सन में, और प्राप्त कितना होना चाहिए था 2,70,000 रुपये। तो 70,000 बाकी वो हमने जोड़ दिया, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000 रुपये, तो कुल हो गए 2,70,000 रुपये, दिखा दिया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रारूप बनाया, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब कि देखिए प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में कह रखा है कि जो एडवांस चंदा है वो कितना है, 19-20 का चंदा प्राप्त हो गया हमें 10,000 रुपये। तो जो एडवांस चंदा हमें प्राप्त हो गया वो हमारा दायित्व होता है, तो 10,000 को हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये। और चालू वर्ष का चंदा है वो 2,70,000 रुपये प्राप्त होना था, प्राप्त कितना हुआ 2 लाख रुपये, तो 70,000 रुपये हमारा बकाया चंदा है, तो उसको हम एसेट्स साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 16-17 गलती से लिख दिया, इसमें यहाँ लिखना था 18 और 19 17,000 रुपये। ठीक है। और 2017-18 का चंदा है वो बकाया कितना था 21,000 रुपये, जिसमें से 15,000 रुपये प्राप्त हो गए ऊपर, तो कितने बाकी रह गए 6,000 रुपये और बाकी रह गए। तो 2017-18 का तो 6,000 और 18-19 का 70,000 रुपये, कुल हो गए 76,000 रुपये हम एसेट्स साइड में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 1/4/2019 को 1 लाख रुपए है। आधा फर्नीचर प्रारंभिक पुस्तक मूल्य से 20% आने पर 30/9/19 को बेच दिया। फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। 31/3/2020 को बनाए जाने वाले आय व्यय खाता व उस दिन के चिट्ठे में उक्त मदों को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले इसका वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट में हम इसका फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को दिखाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट मैंने इसका बनाया, आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि टू बैलेंस बीडी, प्रारंभिक बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1/4/19 को। अब ये कहता है कि आधा फर्नीचर पुस्तक मूल्य से 20% आने पर 30/9 को बेच दिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के बाद में आधा फर्नीचर यानी 1 लाख आधा 50,000 और 20% आने पर तो 50,000 का 20% हो गया 10,000, तो कितने में बेच दिया 40,000 रुपये में। तो बाई बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। ठीक है। अब 50,000 का 10% के हिसाब से 1 साल का होता है डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये, तो 6 महीने का कितना होगा
2500 रुपये, तो बाई डेप्रिसिएशन 2500 रुपये। अब 50,000 के फर्नीचर में से 2500 रुपये डेप्रिसिएशन के घट गए, कितने बचे? 47,500। और 47,500 की फर्नीचर है, हम 40,000 में बेचेंगे तो कितना घाटा हो गया? 7,500 का। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। ठीक है। अब जो बाकी 50,000 बचा हुआ फर्नीचर है तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये। और अंत में बैलेंस निकाल देंगे बाई बैलेंस शीट। 45,000 रुपये का फर्नीचर हमारे पास बच गया, जिसको हमें पुस्तकों में दिखाना है। अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को। ठीक है। अब एक तो हमारे घाटा हुआ कितने का? 7500 रुपये का, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 7500 रुपये। दूसरा डेप्रिसिएशन है, उसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो 5,000 का तो एक डेप्रिसिएशन है और 2500 रुपये का एक डेप्रिसिएशन है, तो टू डेप्रिसिएशन 7500 रुपये। ये हमने दिखा दिया। अब हमारे पास जो अंतिम का फर्नीचर कितना बचा है? 45,000 रुपये। तो इस फर्नीचर को हम बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे। इसको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और एसेट्स में फर्नीचर 45,000 रुपये। हमने जो हमारे फर्नीचर खाते का अंतिम बैलेंस बाई बैलेंस शीट बचा है उसको हमने जैसे जैसे 45,000 रुपये यहाँ दिखा दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करके दिखाना है। अगला प्रश्न है 15वां। देखिए 15वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का बनाइए। देखिए प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़मयी प्रकृति का खाता है। इसमें एक पक्ष रिसिप्ट होता है, दूसरा पक्ष पेमेंट होता है। समस्त नगद प्राप्तियों को रिसिप्ट में लिखेंगे, समस्त नगद भुगतानों को पेमेंट में लिखेंगे। प्रारंभिक रोकड़ शेष कितना है? 5,000 रुपये। तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 5,000 रुपये। उसके बाद में दान प्राप्त किया, रिसिप्ट में आ जाएगा। चंदा प्राप्त किया, रिसिप्ट में आ जाएगा। बिजली बिलों का भुगतान किया, पेमेंट में आएगा। किराया 500 रुपये मासिक, 11 माह का भुगतान किया, 5500 पेमेंट में आएगा। कंप्यूटर नगद खरीदा, 25,000 रुपये पेमेंट में आएगा। मानदेय भुगतान किया, होनरेरियम है 9500 रुपये, ये भी पेमेंट में आएगा। तो इसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। 15वें का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रारूप बना दिया। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपये, दान प्राप्त किया, टू डोनेशन 25,000 रुपये, चंदा प्राप्त किया, टू सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये, बिजली का बिल भुगतान किया बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपये, किराया भुगतान किया 11 माह का बाई रेंट 5500 रुपये, कंप्यूटर नगद खरीदा बाई कंप्यूटर 25,000 रुपये, मानदेय भुगतान किया बाई होनरेरियम 9500 रुपये, और अंतर निकाल दिया बाई बैलेंस शीट 30,000 रुपये। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अंतिम बैलेंस हो गया 30,000 रुपये। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करके दिखाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 है, उसमें लिखा है कि पी, क्यू तथा आर एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2019 को उनके पूंजी खाते क्रम से 90,000, 45,000, 45,000 रुपये थे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। कि पी, क्यू तथा आर एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2019 को उनके पूंजी खाते क्रम से 90,000, 45,000, 45,000 रुपये थे। साझेदार संलेख की व्यवस्था अनुसार आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाना था। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना था। लाभों को 2-2 एक के अनुपात में बांटा जाना था। उपयुक्त मुद्दों पर ध्यान न देते हुए 31/3/2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 रुपये शुद्ध लाभों को तीनों साझेदारों में समान रूप से बांट दिया गया। अशुद्धि के सुधार हेतु एक समायोजित प्रविष्टि दीजिए, कार्यशील टिप्पणी दर्शाइए। देखिए जब साझेदार खाते बंद हो जाते हैं और उसके बाद में हमें कोई अशुद्धि पता चलती है तो उसके लिए हम समायोजन प्रविष्टि करते हैं। अब समायोजन प्रविष्टि के लिए हम क्या करते हैं कि एक विश्लेषण तालिका बनाते हैं। उस विश्लेषण तालिका में जो साझेदार है उसको दो पक्षों में लिख देते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जो हमें साझेदार को देना है वो राशि लिख देंगे। डेबिट साइड में साझेदार से जो राशि वसूल करनी है उसको लिख देंगे और इसकी गणना करेंगे। देखिए कि जिस साझेदार को अधिक राशि भुगतान की गई है उस साझेदार को समायोजन प्रविष्टि में डेबिट करेंगे। जिस साझेदार को कम राशि भुगतान की गई है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो प्रविष्टि बनेगी वो बनेगी अधिक पाने वाले साझेदार को डेबिट टू कम पाने वाले साझेदार को क्रेडिट, या ऐसे लिख सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
अब इस प्रश्न में क्या है कि 54,000 रुपये लाभ कमाया, जो तीनों साझेदारों में बराबर बांट दिया 18,000, 18,000, 18,000 रुपये। जो नहीं बांटना था तो 18,000 रुपये हमें वापस वसूलना है। तो देखिए विश्लेषण तालिका में प्रॉफिट एंड लॉस 1:1:1, तो डेबिट साइड में वापस वसूलने वाली राशि लिखेंगे और क्रेडिट साइड में जो हमें राशि साझेदारों को देनी है उसको लिखेंगे। तो डेबिट साइड में 18,000, 18,000, 18,000 PQR तीनों के लिख दिए। दूसरा है कि आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक देना है, तो टू सैलरी या रेमुनरेशन किसको देनी है, आर को देनी है। तो आर के CR पक्ष में हमने 9,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद में लिखा पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। देखिए पूंजी पर ब्याज है वो प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, जबकि हमारे पास जो पूंजी है 90,000, 45,000, 45,000 वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल हम ज्ञात करेंगे तो लाभों में से जब लाभ घटा देते हैं, नहीं अंतिम पूंजी में से जब लाभ घटा देते हैं वर्ष के, तो हमें प्रारंभिक पूंजी प्राप्त हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो ओपनिंग कैपिटल उसकी कैलकुलेशन दे रखी है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल P की 90,000, Q की 45,000 और R की 45,000 लेस नेट प्रॉफिट। तो 54,000 को तीनों में बराबर बांटने पर 18,000 रुपये हमने घटा दिए। तो ओपनिंग कैपिटल P की 72,000 रुपये, Q की 27,000 रुपये और R की भी 27,000 रुपये। अब पूंजी पर ब्याज है वो लगाना है 5%। कितना लगाना है, 5% लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने जैसे आपको बताया कि साझेदारों को जो राशि देनी है वो उनके क्रेडिट पक्ष में, जो वसूल करनी है वो डेबिट पक्ष में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें साझेदारों को देना है, तो 72,000 का 5% 3,600 रुपये, 27,000 का 5% 1,350 रुपये और 1,350 रुपये। तो P को 36 रुपये, Q और R को 1,350 रुपये। ठीक है। अब 54,000 रुपये लाभ था, जिसमें से 9,000 रुपये तो हमने क्या दे दिया, पारिश्रमिक दे दिया। और पूंजी पर ब्याज P को 36 रुपये और Q और R को 1,350, 2700 रुपये, जोड़ने पर हो गए 6300 रुपये। तो हमने पारिश्रमिक और पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने के बाद हमारा लाभ बचता है वो है 38,700 रुपये। आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देखो 38,700 रुपये। अब 38,700 का जो लाभ था वो सब में 2:2:1 में बंटना था। किस अनुपात में, 2:2:1 में, 2:1 में। तो इसको जब 38,700 को 2:1 में बांटते हैं तो P का लाभ आ गया 38,700 गुणा 2/5, 15,480। Q का 38,700 गुणा 2/5, 15,480 और R का 38,700 गुणा 1/5, 7740। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो हम साझेदारों के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 15,480, 15,480, 7740। फिर हम इसकी जोड़ लगा देते हैं। तो P की डेबिट की 18,000 और क्रेडिट के 19,080, Q की 18,000 और 16,830 और R की 18,000 और 18,090। देखिए मैंने कहा कि जिस साझेदार को अधिक राशि प्राप्त हुई है उसको डेबिट करेंगे और जिस साझेदार को कम राशि प्राप्त हुई है उसको क्रेडिट करेंगे। तो P की बात करते हैं तो P को 19,080 रुपये प्राप्त होने थे, लेकिन प्राप्त कितने हुए 18,000, तो इसको कम प्राप्त हुआ, इसको क्रेडिट करेंगे 1,080 रुपये से। Q की बात करते हैं तो Q को 16,830 रुपये प्राप्त होने थे, लेकिन प्राप्त कितने हुए 18,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, इसको डेबिट करेंगे 1,170 से। R की बात करते हैं तो R को प्राप्त होने थे 18,090 रुपये, प्राप्त कितने हुए 18,000 रुपये, कम प्राप्त हुए 90 रुपये, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो इसकी प्रविष्टि बनेगी Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। Q के सामने 1,170, P के सामने 1,080 और R के सामने 90 रुपये। तो इस प्रकार से हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि A, B व C साझेदार थे। B के द्वारा 31 मार्च 2016 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद पूंजी खाते का क्रेडिट शेष है वो 50,000 रुपये दिखाया गया। ये तय हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 12,000 रुपये वार्षिक प्रतिवर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी दी जाएगी। दूसरी वार्षिकी के भुगतान के बाद B की मृत्यु हो जाती है, B का वार्षिकी खाता बनाइए। देखिए B अवकाश ग्रहण करता है और B का जो कुल भुगतान बनता है वो बनता है 50,000 रुपये। और फिर में ये तय हुआ कि B को हम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की वार्षिकी का भुगतान करेंगे 10% वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है। और दूसरी वार्षिकी के बाद में B की मृत्यु हो जाती है, तो B का एन्युटी अकाउंट है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए B का एन्युटी अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले जो पूंजी खाते का शेष है वो एन्युटी अकाउंट में लेके आएंगे, तो 2016 अप्रैल 1 बाई बीच कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। और साल के अंत में
2017 मार्च 31 को इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 10% की दर से 50,000 का 5,000 रुपये। और वार्षिकी का भुगतान है वो साल के अंत में करेंगे, तो 2017 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपये और बैलेंस बच गया 43,000 रुपये टू बैलेंस CD। इस बैलेंस को हम 2017 अप्रैल 1 को आगे ले आएंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD 43,000 रुपये, और इस पर हमने इंटरेस्ट लगा दिया 2018 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,300 रुपये। ठीक है, और हमने इसकी वार्षिकी का भुगतान कर दिया डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपये। अब ये कहता है कि दूसरी वार्षिकी के तुरंत बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो एक चीज़ आपने जब वार्षिकी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि जब साझेदार को देय राशि से पूर्व ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है, यानी साझेदार के जो वार्षिकी खाते की राशि है उसका भुगतान करने से पहले ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो शेष बची राशि को सभी पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वार्षिकी राशि भुगतान होने के समाप्त होने के बाद में भी उसको अगर भुगतान किया जाता है तो जो अतिरिक्त राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब इस स्थिति में जो राशि बची है तो क्रेडिट साइड की जोड़ हो गई 47,300 रुपये और डेबिट साइड में 12,000 रुपये घटाने पर बच गए 35,300 रुपये। तो इन साझेदारों में क्या कर देंगे, A और B में बराबर बांट देंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कुछ अनुपात के बारे में लिख नहीं रखा है, तो बराबर बांट देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीच कैपिटल, और हल करने पर आ गया A का 17,650 और B का 17,650 और 35,300। इस प्रकार से एन्युटी अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, एन्युटी अकाउंट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ब्याज की राशि की गणना करनी है, लेकिन भुगतान सिर्फ वार्षिक की राशि का करना है। जबकि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जब हम गणना करते हैं तो किस्त की राशि में ब्याज की राशि जोड़कर भुगतान करते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। देखिए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है कि व्यापारिक संस्थाओं एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर के कोई 4 बिंदु लिखे। देखिए व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्था वह होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और गैर व्यापारिक संस्था वह होती है जिसका उद्देश्य सेवा जन कल्याणकारी कार्य करना होता है। तो इसके अंतर देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। पहला अंतर के मूल उद्देश्य, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सेवा या कल्याणकारी कार्य करना होता है। कोष प्राप्ति, व्यापारिक संस्थाओं में कोष कैसे प्राप्त होता है, स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी से प्राप्त होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा दिए गए चंदे, फीस, दान, शुल्क आदि से कोष की प्राप्ति होती है। नंबर तीसरा बिंदु, आर्थिक स्थिति का चित्रण, व्यापारिक संस्थाओं में इन संस्थाओं के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। प्रतिफल, व्यापारिक संस्थाओं के लिए प्रतिफल लाभ या हानि होती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए प्रतिफल बचत व न्यूनता होती है। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को हल करके देखा कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। 19वां प्रश्न, देखिए 19वां प्रश्न है कि अजमेर के A और आगरा के B चंडीगढ़ के C को प्रेषण पर 100 गांठें उनके संयुक्त जोखिम पर बेचने के लिए संयुक्त साझ में शामिल होते हैं। वे लाभ हानि बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं। A ने 60,000 के मूल्य की 50 गांठें भेजी तथा 1,200 रुपये विभिन्न खर्चों के चुकाए। B ने 56,000 रुपये मूल्य की 50 गांठें भेजी तथा 1,000 रुपये विविध खर्च के चुकाए। सभी गांठें समय पर चंडीगढ़ पहुंच गई। 5 गांठें रास्ते में खराब हो गई तथा B इसके दावे के 5,000 बीमा कंपनी से वसूल कर चुका। C ने शेष गांठें 1,30,000 रुपये में बेच दी। उसने बिक्री पर 5% कमीशन व अन्य खर्चों के 1,500 रुपये काटकर शेष राशि A को भेज दी। समानार्थ संयुक्त साझ खाता व A की पुस्तकों में B का खाता, B की पुस्तकों में A का खाता बनाइए। देखिए ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाली स्थिति है कि जब सभी संयुक्त साहस के साक्षी है वो अपने अपने लेन देनों का अपनी लेखा पुस्तकों में लेखा करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर आपके सामने बना रखा है, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का एक प्रश्न आया था कि ये किस प्रकृति का होता है, तो ये नामात्र प्रकृति का या लाभ हानि प्रकृति का खाता होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, स्क्रीन पर दे रखा है। सबसे पहले A ने 60,000 रुपये मूल्य की 50 गांठें तथा 1,200 रुपये खर्च किए। तो टू परचेज अकाउंट ब्रैकेट में A 60,000 रुपये, टू एक्सपेंसेज और ब्रैकेट में A 1,200 रुपये।
फिर बी ने 56,000 रुपये की 50 घंटे भेजी और 1,000 रुपये खर्च किया, तो टू परचेज ब्रैकेट में बी 56,000 और टू एक्सपेंसेस ब्रैकेट में बी 1,000 रुपये। सी ने 1,500 रुपये खर्च किया व कमीशन प्राप्त किया, तो टू एक्सपेंसेस ब्रैकेट में सी 1,500 रुपये और 1,30,000 का 5% जब निकालते हैं तो इसका कमीशन आ गया टू कमीशन ब्रैकेट में सी 6500 रुपये। बीच में जो गांठे खराब हुई है उसका बीमा दावा है वो बी को प्राप्त हुआ है, तो बाई इंश्योरेंस क्लेम ब्रैकेट में बी 5,000 रुपये और बाई सेल्स ब्रैकेट में सी 1,30,000 रुपये, क्योंकि माल किसने बेचा, सी ने। तो इसका अंतर निकालने पर अंतर आया 8800 रुपये और ए व बी है वो लाभों को बराबर बांटते हैं, तो टू प्रॉफिट ए और बी में 4400 रुपये हमने कर दिए। ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी बनेगा और इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विथ ए बनेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना है उसी के आधार पर हम ये खाता बना देंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी का प्रारूप आपके सामने बना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब ऊपर जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है उसमें ए के जो भी मध्य हैं वो हम इसके डेबिट साइड में लिख देंगे। तो टू परचेज ए है तो टू बैंक और ब्रैकेट में परचेज कर देंगे 60,000 रुपये। फिर ए का खर्चा है वो 1,200 रुपये, तो टू बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 1,200 रुपये। ठीक है, अब सी है वो अपने सी ने माल बेच कर राशि किसको भेजी, ए को भेजी, तो सी के खर्चे वो भी ए के खाते में लिखे जाएंगे। तो सी का खर्चा है वो 1,500 रुपये, तो टू एक्सपेंसेज 1,500 रुपये और टू कमीशन सी का 6500 रुपये वो लिख दिया। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जो ए का प्रॉफिट आया है वो कितना है, 44 रुपये, तो इसको भी हम टू में लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस 4400 रुपये। और जो 1,30,000 रुपये सी ने ए को भेजे है वो हम ए के क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट 1,30,000 रुपये लिख देंगे और इसका अंतर है वो आया टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बी एफ यानी बैलेंसिंग फिगर 56,400 रुपये। ठीक है, फिर इन द बुक्स ऑफ बी बनाएंगे जॉइंट वेंचर विथ ए, इसका प्रारूप बना दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ऊपर वाले जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जहाँ बी है उसको हम इन द बुक्स ऑफ बी वाले में लिख देंगे। तो टू परचेज बी का 56,000 है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज 56,000 रुपये। फिर बी ने खर्चा किया 1,000 रुपये, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 1,000 रुपये और बी का प्रॉफिट है वो 44 रुपये, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 44 रुपये। अब बीमा कंपनी से जो 5,000 का दावा प्राप्त हुआ वो किसे प्राप्त हुआ, बी को, तो बाई बैंक अकाउंट 5,000 रुपये और अंतर निकालेंगे तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर 56,400 रुपये। देखिए जब इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी बनाएंगे तो दोनों खातों में अंतर है वो समान आएगा। तो इसमें देखिए इन द बुक्स ऑफ ए में तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट आया है और इन द बुक्स ऑफ बी में बाई साइड में बैंक अकाउंट आया है। इसका मतलब ए है वो बी को 56,400 रुपये देगा और ये संयुक्त साहस है, इसका समापन हो जाएगा और सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संयुक्त साहस की पुस्तकों में लेखा करेंगे। तो आज कितने प्रश्न हो गए, इसके 19% हो गए। तो इसके बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न है वो आपके समझ में आए होंगे और आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।